So hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am talking about the chapter Body Fluid and Circulation of class 11th, which is very important of human physio. एंड अगर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं. ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. आप लोगों ने बहुत बारी सुना होगा कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और इसका पीएच अल्कलाइन होता है यानी 7.4 होता है. अगर हम ब्लड को क्लासीफाई करें तो दो पार्ट्स में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. दैट इज फर्स्ट इज द प्लाज्मा विच इज 55% इन आवर बॉडी एंड द सेकंड इज द फॉर्म्ड एलिमेंट विच इज 45. एंड द प्लाज्मा के बारे में पहले पढ़ते हैं. तो प्लाज्मा क्या है कि फॉर्म्स द लिक्विड मैट्रिक्स. जो लिक्विड मैट्रिक्स बना रहा होता है वो प्लाज्मा बना रहा होता है. अब प्लाज्मा में भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो हम कुछ चीज़ों को मतलब बता सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा प्रेजेंट है, और जो बची हुई चीज़ें हैं वो ट्रांजिएंट स्टेज में होती हैं, यानी वो थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे हो सकती हैं, नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट. सो प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं. सबसे ज़्यादा वाटर होता है इसमें. 90 to 92% इज वाटर इन द प्लाज्मा एंड द प्रोटीन इज 6 to 8%. अब प्रोटीन याद रखना है बिकॉज ये बहुत ही बार पूछा जाता है प्रोटीन कितना होता है प्लाज्मा में, तो 6 to 8% होता है. फिर आयंस जैसे कैल्शियम आयन, सोडियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट वगैरह होते रहते हैं. एंड गैसेज में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है. कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लाइक यूरिया वगैरह होता है. न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स वगैरह होते हैं. ठीक है. अब अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होता है. इसमें ब्लड सेल जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट भी प्रेजेंट होती है. फिर अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन, अभी जो हमने बताया था ना कि प्लाज्मा 6 से 8% होता है, तो प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन है, वो प्रोटीन भी हमें मालूम होने चाहिए. तो सबसे पहला जो है वो एल्ब्यूमिन आता है, जो कि मैक्सिमम होता है. सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में. ठीक है. तो ये एल्ब्यूमिन जो है ये मैक्सिमम होता है. ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को, यानी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है. दूसरा फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन आता है. ये फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन दोनों क्लॉटिंग प्रोटीन होता है जो कि इनएक्टिव स्टेज में भी होता है. उसके बाद चौथा जो आता है वो ग्लोब्यूलेंस आता है, अल्फा, बीटा एंड गामा. इसमें अल्फा बीटा जो होता है ये दोनों ग्लोब्यूलेंस हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन पे. एंड द गामा जो है ये इम्यूनोग्लोब्यूलेंस एंटीबॉडी यानी डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरम क्या होता है. सीरम क्या है कि प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर माइनस कर देंगे तो सीरम बचेगा. अब फॉर्म्ड एलिमेंट जो हमने पढ़े थे उसमें सबसे पहला जो है एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी. आरबीसी के बारे में बात करें अगर तो आरबीसी एज नंबर इसका कितना होता है 5 से 5.5 मिलियन पर MM³. कितना? 5 से 5.5 मिलियन पर MM³ होता है. शेप बाइकॉनकेव डिस्क लाइक सर्कुलर होता है. ठीक है. और यू न्यूक्लिएटेड, नो न्यूक्लियस, नो सेलुलर लाइक सेल ऑर्गेनल्स, इंटायर स्पेस क्रिएटेड फॉर HB यानी हीमोग्लोबिन. अब ये समझने की बात है कि जब आरबीसी इमैच्योर होता है तो उसके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब वो मतलब कि मैच्योर हो जाता है तो वो यू न्यूक्लिएटेड हो जाता है, यानी उसके अपना न्यूक्लियस हटा देता है, जो सेल ऑर्गेनल्स है वो भी हटा देगा, और पूरा स्पेस किसके लिए क्रिएट कर दिया जाता है? हीमोग्लोबिन के लिए. तो ये देखा आपने एरिथ्रोसाइट के बारे में. ठीक है. अब इसका फॉर्मेशन भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, रेड बोन मैरो या येलो बोन मैरो में बनता है. सोर्स इसका जो स्टेम सेल है, ये सारी चीज़ें इट इज़ नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट. सो इसका फंक्शन देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है. लाइफ स्पैन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो 120 डेज की जो आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है, एक आरबीसी 120 डेज ही रहता है. उसके बाद ये भी सबको पता होगा, एकदम रटा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, कि स्प्लीन जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है. ये आपने सेल में भी शायद पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है. बट स्प्लीन जो है वो ग्रेवयार्ड है, मतलब 120 डेज रहेगा, उसके बाद ये स्प्लीन में चला जाएगा. फिर दूसरे के बारे में हम पढ़ते हैं. दूसरा क्या है? WBC, जिसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं. अब इसका नंबर कितना होता है? आरबीसी का 5 से 5.5 मिलियन पर MM³ था. इसका 6000 से 8000 पर MM³ है. तो WBC कितना है? 6000 से 8000 पर MM³. इसका भी फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है. लाइफ स्पैन 12 से 20 दिन की रहती है, मतलब WBC की लाइफ स्पैन 12 से 20 दिन रहती है. अब WBC को हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं. एक ग्रैनुलोसाइट है, एक एग्रैनुलोसाइट. अब ए जहाँ पे आ जाता है वो समझ आओ आपके एब्सेंस के लिए यूज हो रहा है. तो ग्रैनुलोसाइट यानी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, एंड एग्रैनुलोसाइट का मतलब कि एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स यानी ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है. अब हम ग्रैनुलोसाइट को पढ़ते हैं तो उसमें आते हैं न्यूट्रोफिल, इजनोफिल और बेसोफिल. ये तीन आ गए. अब एक ग्रैनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आता है. ठीक है.
अब हम इसको देख लेते हैं, एक चार्ट देख लेते हैं ताकि हम सब चीज़ों को कंपेयर कर पाएँ। तो पहले हम ग्रेनुलोसाइट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, इज़नोफिल और बेसोफिल। अच्छा, ये जो डायग्राम्स इसमें बताए गए हैं, अपीयरेंस इनका कैसा है, तो इन मतलब ये एनसीईआरटी से लिया गया है कि उसमें वैसे भी बहुत ही ब्लर बना होता है एनसीईआरटी में डायग्राम्स, बट फिर भी एक हम आइडिया लगा सकते हैं कि इनका जो अपीयरेंस है वो कैसा होगा। तो उसके बेसिस पे है ये कि जो न्यूट्रोफिल है वो मल्टी लोब न्यूक्लियाई है, 2 से 5 उसमें न्यूक्लियस है। इज़नोफिल, जिसको हम एसिडोफिल भी कहते हैं, वो हेडफोन शेप का है और उसकी न्यूक्लियाई हेडफोन शेप की है। और जो बेसोफिल है उसमें एस शेप न्यूक्लियाई है। ठीक है, उसके बाद हम नंबर देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होता है 60 से 65% और हाईएस्ट भी होता है। इज़नोफिल 2 से 3% होता है और बेसोफिल लीस्ट होता है, यानी 0.5 से 1% होता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक इन नेचर है। इज़ोनोफिल इंक्रीज होता है ड्यूरिंग हेलमिंथिस या पैरासिटिक इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन वगैरह के दौरान ये बढ़ता है। बेसोफिल की बात करें तो इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होता है। अब हम पढ़ते हैं जो बचे हुए थे, लाइक जो ए ग्रैनुलोसाइट थे, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट लार्जेस्ट WBC है। ये सारी चीज़ें मतलब कौन लार्जेस्ट है, कौन लीस्ट प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसका अगर हम न्यूक्लियस देखें तो ये किडनी, हॉर्स टिश्यू और बीन शेप्ड का है। ये 6 से 8% है और इसका वर्क है फैगोसाइटोसिस करता है। ओके, लिम्फोसाइट की बात करें तो इसका राउंड न्यूक्लियाई है, 20 से 25% प्रेजेंट है। और लिम्फोसाइट 2 टाइप का, बी सेल और टी सेल। ये जो इम्यूनिटी वाला चैप्टर है क्लास 12th में, उसमें भी ये मेंशन है। ठीक है, तो बी सेल जो है वो सिक्रिएट करता है एंटीबॉडी और टी सेल उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स को। इसमें क्या है कि कितनी प्लेटलेट्स नॉर्मली होनी चाहिए, 1.5 से 3.5 लाख पर mm3। ठीक है, इससे ज़्यादा लाइक डेंगू वगैरह में हम देखते हैं ना कितना ज़्यादा ये जो है फॉल कर जाती है प्लेटलेट्स। तो ये आप में मतलब कोई भी चीज़ें होंगी तो अगर ऊपर नीचे हो रही हैं तो कोई ना कोई डिसीज़ कॉज हो रही है या जो भी है। अगर इसकी लाइफ स्पैन देख रहे हैं प्लेटलेट्स की तो 1 वीक की होती है, यानी 1 हफ्ते तक ही ये रहती है। फंक्शन इसका क्या है कि अब सबको ही पता है प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन में काम कर रहा होता है। अब ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन हो कैसे रहा है, लाइक आपको कहीं पे चोट लगी, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे वहाँ पे एक ऐसा शेड ऐसा आ जाता है, लाइक ब्राउनिश शेड आ जाता है, विच कवर योर ब्लड एंड विच स्टॉप योर ब्लड। ये उसी का मतलब पूरा मैकेनिज्म है कि वो कैसे हो रहा है, वो जो कोगुलेशन कैसे हो रहा है, वो क्लॉटिंग कैसे हो रही है। तो ये एक ये मतलब कि मतलब हम इसको समझेंगे तो सबसे पहले हमने समझा कि मान लो इंजरी हुई में टिश्यू हमारा इंजर्ड करा, उसने रिलीज करा थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो अटैक करेगा प्लेटलेट्स को, जो फर्दर रिलीज करेगा मोर थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, अब थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बोकाइनेज जो कि एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे क्या हुआ, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन, जिसको भी हमने पढ़ा भी था, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन जो प्रोटीन थी, तो वो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा जो कि एक्टिव होगा। फिर थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन जो कि कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फाइब्रिनोजन इनएक्टिव था, फिब्रिन एक्टिव था। अब फिब्रिन एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड विच फॉर्म्स द क्लॉट या कोगुलम, जो वहाँ पे मतलब थ्रेड बन रहा है, जो कोगुलम ऐसा बन रहा होता है, वो ऐसा नेटवर्क, थ्रेड ऑफ नेटवर्क वो फॉर्म कर देगा। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया। हमने ये क्या पढ़ा, ये जो लाइक इसको अभी हम देखते हैं हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ब्लड ग्रुपिंग है। ठीक है, अब हम ये देखें ब्लड ग्रुपिंग हमारे में 2 टाइप के होते हैं, एक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है, एक RH ब्लड ग्रुपिंग होती है। RH हमने कम सुनी होगी बट अभी हम देख लेते हैं क्या है। लाइक अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता ही होगा कि RH ब्लड ग्रुपिंग भी है। कोई नहीं, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, तो पहले हम एबीओ के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे हमने चार तरह के ब्लड ग्रुप पढ़े हैं, ए बी और ओ। अब अगर जो ए ब्लड ग्रुप है उसकी जो आरबीसी है उसके पास एंटीजन ए एंटीजन होगा। जो बी ब्लड ग्रुप है उसकी जो भी आरबीसी है उस पर बी एंटीजन होगा। ए बी पे ए बी दोनों एंटीजन होगा। और जो ओ ब्लड ग्रुप है इसके पास इसकी आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा। एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसकी एंटीबॉडी अगेंस्ट बी होगा। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसके पास एंटीबॉडी अगेंस्ट ए होगा। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही उसके पास होगा, यानी ओ किसी से ब्लड नहीं ले सकता, सिर्फ ओ से ले सकता है। तो डोनर देख लेते हैं। अब ए को कौन दे सकता है, ए को ए भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है।
बी को ब्लड कौन दे सकता है, बी दे सकता है, ओ दे सकता है। ए बी को ब्लड कौन दे सकता है, ए बी और ए बी ओ सब दे सकते हैं, ठीक है। ओ को ब्लड कौन दे सकता है, सिर्फ वो दे सकता है। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि जो ये है ओ है, ये यूनिवर्सल डोनर है और ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। डोनर का हम एंटीजन चेक करेंगे जो कि आरबीसी पे होता है, और रेसिपिएंट लाइक आरबीसी पे वो होता है ना, रेसिपिएंट का हम हमेशा एंटीबॉडी चेक करेंगे। सो ओ हमने देखा ये लिखा हुआ है ओ यूनिवर्सल डोनर, ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। अब हम दूसरी चीज़ पढ़ेंगे विच इज़ द RH ग्रुपिंग। सो RH ग्रुपिंग हम देखते हैं RH इज ड्राइव फ्रॉम अ फैक्टर सिमिलर टू द फाउंड इन रीसस मंकी। रीसस मंकी में ये पाया गया था, इसी वजह से इसको RH ग्रुपिंग है, लाइक रीसस ग्रुपिंग है। RH प्रेजेंट होता है आरबीसी, मतलब 80% जो लोग हैं उनके पास वो RH पॉजिटिव होते हैं, यानी उनके पास RH प्रेजेंट है, और 20% के पास नहीं भी होता है। अच्छा, इसका जो एनसीईआरटी में मेंशन है, एक डिसीज़ है जो कि हीमोफीलिया क्या हीमोफीलिया थी या क्या था, हीमोस्टासिस था, कुछ डिसीज़ था न्यूबॉर्न में, सॉरी एंड एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक है। ये एक डिसीज़ है विच इज़ मेंशन इन एनसीईआरटी, से क्वेश्चन भी आते हैं। देखो जैसे कि मदर है वो नेगेटिव है, उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, अब जो उसका जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है, ये मदर RH नेगेटिव है, ओके। उसका जो फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई फीटस RH पॉजिटिव था, मदर एंड द फीटल ब्लड आर सेपरेटेड वाया प्लेसेंटा, मदर और फीटस का ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू सेपरेटेड है, कोई मिक्सिंग नहीं हुई। लेकिन आफ्टर डिलीवरी व्हेन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट and that the fetus blood mother comes in contact with RH positive of the baby and develop anti-RH body। अब उसने anti-RH बॉडी डेवलप कर लिया, ठीक है। मदर जो RH नेगेटिव पहले से थी, उसके पास anti-RH भी आ गया। सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, फीटस फिर RH पॉजिटिव रहा। अब anti-RH एंटीबॉडी ऑफ द मदर क्रॉस प्लेसेंटा एंड ब्रेक डाउन कॉज क्लम्पिंग ऑफ RH RBC ऑफ फीटस, क्योंकि अब उसके पास फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो उसके पास anti-RH नहीं था, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में उसके पास प्रेगनेंसी में क्या हुआ, उसके पास anti-RH भी प्रेजेंट है। अब क्लम्पिंग हो जाएगी, लाइक आपने देखा होगा ना, लाइक हाँ क्लम्पिंग हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे मतलब ये anti-RH है, ये यहाँ पे गया anti-RH ने RH पॉजिटिव से मिला, ये क्लम्पिंग कर दिया। अब RBC अभी क्लम्पिंग की वजह से होगा क्या, RBC डिस्ट्रॉय करेंगे, इसकी वजह से एनीमिया या जॉइंडिस हो सकता है। एक्सट्रीम केसेस में फीटस की डेथ भी हो सकती है। अब ये देखना है कि हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जब anti-RH एंटीबॉडीज आर गिवन टू द मी, देखो हमें क्या करना होगा कि anti-RH एंटीबॉडीज देना होगा मदर को इमीडिएटली आफ्टर दी first pregnancy, so that whatever RH antigen of the baby has comes in contact with mother's own immune system, own immune cells. So we avoid the contact of fetus RBC with mother so that she doesn't generate any antibody on her own, otherwise it will be stored. So ये आप अपना पढ़ लो, एनसीईआरटी में रीड कर लो तो समझ में आ जाएगा, इट्स नॉट टफ, ओके। अब हम पढ़ते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ये कलरलेस फ्लूइड है, फॉर्म्ड बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इट लैक्स RBC, दैट्स व्हाई इट इज कलरलेस। अब देखो इसके पास RBC नहीं है तो कलरलेस है लिम्फ। और इसके पास क्या है कि लिम्फ के पास सम लार्ज प्रोटीन, इसके पास ना कुछ लार्ज प्रोटीन, कुछ प्लेटलेट्स भी लैक होते हैं, नहीं होते हैं। अब लिम्फ क्या है, लिम्फ में ब्लड में से अगर हम RBC, कुछ प्रोटीन और प्लेटलेट्स को निकाल दें तो जो ब्लड बचेगा वो लिम्फ होगा। लिम्फ क्या होगा, RBC, कुछ प्रोटीन और प्लेटलेट्स को ब्लड से निकाल दिया, फिर जो बचा वो लिम्फ रहा, ठीक है। अब लिम्फ क्या है, एक मिडिल, जैसा लिखा है कि मिडिल मैन की तरह काम करता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं ब्लड से टिश्यू में या वाइस वर्सा, उनको लाइक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं, अब वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब ये सर्कुलेटरी पाथवेज देखने, देखो कुछ में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट या एनालिडा से होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन कहाँ से, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि ब्लड वेसल्स बाउंडेड नहीं होती कैपिलरी से, ठीक है, और वो ब्लड जो है वो डंप्ड होता है ओपन स्पेस में, इसको हम साइनसेस कहते हैं। ये एक ट्रिक जो लिखी हुई एंथे एक ट्रिक है, लाइक ए से आर्थ्रोपोडा, एन से नॉन सेफलोपोड मॉलिस्क, टी से ट्यूनिकेट यूरिकॉर्डेटा एंड एच से हेमिकॉर्डेटा, ई से काइनोडर्मा। तो इन सारी चीज़ों में, इन जो आप प्लांट किंगडम तो पढ़े होंगे तो इतना पता होगा ये सब क्या चीज़ें किंगडम्स हैं।
ये सब किंगडम्स है। तो उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी ब्लड डायरेक्टली डम्प्ड होता है, ब्लड ओपन स्पेसेस जिनको हम साइनसेस कहते हैं। अब हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे हम लोगों में होता है, तो एनालिड्स और कॉर्डेट्स में सिर्फ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड वेसल्स बाउंडेड होती हैं कैपिलरी नेटवर्क से। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम हार्ट की बात करते हैं, ह्यूमन हार्ट की। तो हार्ट के दो चैम्बर होते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल्स। अब एट्रिया वेंट्रिकल्स कितने हैं, क्या है, ये देखते हैं। अब जैसे पहले हम ये देखते हैं कि दो चैम्बर्ड हार्ट भी बहुत सारे लोगों के पास होता है, जैसे कि फिश हो गई, उनके पास ऊपर एट्रिया और नीचे वेंट्रिकल होता है। ठीक है। अब 3 चैम्बर्ड हार्ट किसमें होता है, जिसमें 2 एट्रिया होंगी और 1 वेंट्रिकल होगा, जैसे कि एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया। और इसमें एक्सेप्शन क्या है, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल और एलिगेटर यानी आता है। उसके पास बेहतरीन हमारी तरह 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल होती हैं। 2 एट्रिया होंगे, 2 वेंट्रिकल, जैसा भी हमने देखा था। ओके तो ये किसका एग्जाम्पल क्या है, बर्ड्स, मैमल्स, क्रोकोडाइल और एलिगेटर वगैरह इधर आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन को। सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेशन। अच्छा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन को मिक्स्ड सर्कुलेशन भी कहते हैं। सिंगल सर्कुलेशन में क्या है, हार्ट जैसे कि फिश वगैरह में हो गया जहाँ पे एट्रिया वेंट्रिकल प्रेजेंट है, इसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होगा, हार्ट से गिल्स में गया, गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू में चला गया। इनका जो फिश का हार्ट होता है इसको वीनस हार्ट कहते हैं, बिकॉज एज इट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसको हम वीनस हार्ट कहते हैं। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या मिक्स सर्कुलेशन में क्या होगा कि दो एट्रिया प्रेजेंट होंगे, नीचे एक वेंट्रिकल होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रिया में आया, वेंट्रिकल में गया, मिक्स हुआ, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ से लाइक राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, वेंट्रिकल में लाइक मिक्स हो गया। इस वजह से इसको मिक्स्ड सर्कुलेशन भी कहते हैं। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स का ये इसका एग्जाम्पल है। अब डबल सर्कुलेशन की बात करें तो इसका एग्जाम्पल बर्ड्स, मैमल्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, लाइक अभी हमने देखा ही था। अब हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम. I hope you like my video. Subscribe my channel and if you want, and press the bell icon. So good.